अब हम पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये हमारी थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। सो बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द इंटरनल प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पे जो अंदर का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या बाहर के प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब हम चलते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखने को ही क्यों मिल रहा है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम अपने सॉल्वेंट के अंदर क्या कर रहे हैं, कोई नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस को ऐड करते हैं। नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? वो सब्सटेंस जो उड़ता नहीं है, ठीक है, तो जो सब्लिमेबल नहीं होता। सो वेन एवर वी एड अ नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस, ठीक है, इट फॉर्म्स अ लेयर अबव इट। सबसे पहले तो अगर हम कोई भी नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस को जैसे यहाँ पे इन्होंने ऐड कर रखा है तो वो एक लेयर बना लेता है। ना वो लेयर खुद एस्केप करती है, ना वो नीचे वाली लेयर्स को एस्केप करने देती है, जिसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ वेपर्स होते हैं वो डिक्रीज़ कर जाते हैं और वेपर प्रेशर भी डिक्रीज़ कर जाता है। तो इसीलिए अब क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो चुका है, वेपर्स डिक्रीज़ कर चुके हैं, तो इसीलिए क्या होता है, इंटरनल प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलता है। सो ये रीज़न है कि क्यों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज सीन। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं ग्राफ की। तो ये वो ग्राफ है जिससे हम समझने वाले हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को। यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे क्या ले रखा है? एक्स एक्सिस पे हमने ले रखा है यहाँ पे टेम्परेचर, जो कि किस में है? केल्विन में है। टेम्परेचर केल्विन में ले रखा है। और वाई एक्सिस पे हमने ले रखा है वेपर प्रेशर। अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे तो टेम्परेचर और वेपर प्रेशर है। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सॉल्यूशन का, वो हमेशा प्योर सॉल्वेंट से ज़्यादा होता है। तो हमें यहाँ पे दिख ही रहा है कि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है, ठीक है। और जो इन दोनों का डिफरेंस है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा टी बी। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अगर हम बोलें तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? डेल्टा टी बी। इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे सॉल्वेंट का के लिए क्या एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं और सॉल्यूशन के लिए क्या एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं। जो डेल्टा टी बी है वो है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मतलब जो इन दोनों का डिफरेंस है, सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट का और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है, उसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये जो टी बी नॉट है, जहाँ पे भी नॉट आ जाए ना, मतलब वो प्योर सॉल्वेंट का है। तो टी बी नॉट प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, और जो टी बी है वो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। और इन दोनों को माइनस करके क्या आता है? हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो याद रखना है, हमारे पास पहले एक प्योर सॉल्वेंट था जिसका बॉइलिंग पॉइंट था टी बी नॉट, ठीक है। एक प्योर सॉल्वेंट था जिसका बॉइलिंग पॉइंट था टी बी नॉट। लेकिन जब हमने उसके अंदर एक नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस को डाला तो लेयर बनी। ना वो लेयर खुद एस्केप की, ना नीचे वाली लेयर्स को जहाँ उसने एस्केप करने दिया, जिस वजह से वेपर प्रेशर जो है वो कम हो गया और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? टी बी। और जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो होता है डेल्टा टी बी। डेल्टा का मतलब ही होता है चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? डेल्टा टी बी। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे बढ़ रहा है तो हम क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ था ऑफ द वेपर प्रेशर कर्व फॉर सॉल्यूशन लाइज बिलो द कर्व फॉर द प्योर वाटर। The diagram shows that delta TB denotes the elevation in boiling point of a solvent in the solution. तो delta TB क्या है? Elevation in boiling point। तो ये था हमारा ग्राफ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखने वाले हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो एक्सपेरिमेंट्स ने ये शो किया है कि डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब डेल्टा टी बी होता है, वो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। मतलब डेल्टा टी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो एम डेल्टा टी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है, प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के हम क्या लगाएंगे? कांस्टेंट लगाएंगे। तो वो कांस्टेंट क्या होता है? के बी। के बी को क्या बोलते हैं? के बी को बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसका नाम होता है
इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो हमने क्या बोल दिया इसको कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। ओके, तो अगर हमें कभी भी इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइन करना होगा तो इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होगा? इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 मोलर। तो एलिवेशन किसके इक्वल है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जब हमारा जो मोलैलिटी होगा वो 1 मोलर होगा। जब मोलैलिटी 1 मोलर हो जाएगा तो यहाँ पे तो 1 ही आ जाएगा, तो के बी डेल्टा टी बी के इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की इक्वल हो जाएगा जब हमारी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की क्या होती है? 1 मोलर होती है। और डेल्टा टी बी की यूनिट क्या होती है? केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये हो गया, ये इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट है, डेल्टा टी बी की नहीं है, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट है। इसको कैसे हमने निकाला? देखो यहाँ पे हमें के बी की यूनिट निकालनी थी ना, के बी होता है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो के बी क्या हो गया? डेल्टा टी बी अपॉन एम। तो डेल्टा टी बी अपॉन एम क्या हो गया? के बी, इसको हम रब कर देते हैं। तो हमने क्या बोला कि के बी की हमें यूनिट निकालनी है, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट निकाल लो। तो डेल्टा टी बी अपॉन एम, डेल्टा टी बी की यूनिट क्या होती है? डेल्टा टी बी क्या होता है? ये होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन है, टेम्परेचर है, तो केल्विन में हो गया ये। और अपॉन में हमारे पास नीचे यूनिट क्या होती है? मोल पर केजी। ठीक है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो हमारी यूनिट्स क्या बन जाएंगी? यूनिट्स बन जाएंगी केल्विन किलोग्राम। ये जो नीचे पर में है ना, ये ऊपर चला जाएगा, और जो पर मोल है ये हो जाएगा पर मोल। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। तो केल्विन किलोग्राम पर मोल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका। ठीक है, तो केल्विन किलोग्राम पर मोल क्या हो गई? हमारी यूनिट हो गई इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट की, मतलब डेल्टा के बी की। तो हमारा एक्सप्रेशन हमें जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, वो होना चाहिए डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। इसी से हमारे सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ओके, अब हम इसको थोड़ा और आगे एक्सपैंड करते हैं। हम अपना न्यूमेरिकल इससे भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें मोलैलिटी का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सॉल्यूट को हम मोल्स में लिखते हैं, अपॉन में सॉल्वेंट इन ग्राम्स इंटू 1000। ठीक है, सॉल्यूट इन मोल्स अपॉन सॉल्वेंट इन ग्राम्स इंटू 1000। तो हमारा इकलौता फार्मूला क्या बन गया? यही है हमारा इकलौता फार्मूला। देखो, एक फार्मूला तो हमारा ये कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, और एम को अगर हम मोलैलिटी को आगे मोलैलिटी का फॉर्मूला खोल दें तो क्या हो जाएगा? के बी इंटू सॉल्यूट इन मोल्स अपॉन सॉल्वेंट इन ग्राम्स इंटू 1000। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो एंड में हम जब जाते हैं ना, तो यहाँ पे हमें यही पता लगता है कि बहुत सारी चीज़ें कांस्टेंट है, लेकिन फ़र्क क्या आ रहा है कि डेल्टा टी बी सिर्फ और सिर्फ हमारे मोल्स के, सॉल्यूट के मोल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ओके।